नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में मैं विक्रांत शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि संविधान के विषय में चर्चा अभी जारी है। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन सीरीज में अभी तक हम क्वेश्चन फॉर्म में आपको बता रहे थे, चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय स्वशासन पर प्रश्न हमने दिए थे। कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे कहा था कि सर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ इसे आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो डिस्क्रिप्शन हमने इसका स्थानीय प्रशासन का एक पार्ट आपको दिया है लास्ट वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ जाकर उसे देखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज हम उसी में आगे बात करेंगे आपके साथ। तो यह आज आपके सामने स्थानीय प्रशासन का दूसरा पार्ट है। कल पहले पार्ट में हमने पंचायतों के विकास के बारे में पढ़ा था। समितियां जो आई थी संबंधित, उनके विषय में हमने चर्चा की थी। 73वां संशोधन आपको कल बताया गया था। तो उससे आगे आज हम शुरू करेंगे। आज जो बात करेंगे, सबसे पहले करेंगे ग्राम सभा के बारे में कि ग्राम सभा क्या होती है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। समझने के लिए, जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में हैं, जो 18 वर्ष पूरा कर सकते हैं, वो उन लोगों से मिलकर उस ग्राम की ग्राम सभा बनती है। दूसरा और महत्वपूर्ण जो बिंदु आपके सामने है वह यह है कि ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। अगर छोटे गांव हैं तो 1, 2, 3 इस प्रकार से गांव को इकट्ठा करके ग्राम सभा का प्रस्ताव किया जा सकता है। अनुच्छेद 243A, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 243A के अनुसार ग्राम सभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्य करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपस्थित करे या व्यवस्था करें। अब ग्राम पंचायतों का गठन और संरचना पंचायतों का। अनुच्छेद 243B भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। कल आपको बताया था कि बलवंत मेहता कमेटी आई थी पहले, और उसने ग्राम पंचायतों को 3 स्तर पर विभाजित करने का प्रावधान दिया था। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। हाँ, लेकिन कोई ऐसा राज्य है कि जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वह क्षेत्र पंचायत के स्तर को छोड़ सकती है। तो यहाँ लिखा है कि उस समय उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के गठन करना आवश्यक नहीं है। ये एक ब्रैकेट में हमने डाला हुआ है नोट। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है: ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। अनुच्छेद 243C के तहत राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने के स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही होगा। तो दोस्तों, इसका अर्थ है कि राज्य विधानमंडल है, यह पंचायतों की संरचना के संबंध में बना सकते हैं उपबंध, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन यह देखना है कि प्रत्येक व्यक्ति जो चुनकर आएगा वो एक समान जनसंख्या का नेतृत्व करेगा, एक समान नंबर ऑफ पर्सन का नेतृत्व करेगा। तो अनुपात पूरे राज्य में क्या रहना चाहिए, एक समान। ऐसा नहीं है कि कहीं का आदमी 5,000 लोगों के ऊपर एक पंचायत सदस्य बना हुआ है, कहीं 50,000 पर। वो एक ही कैटेगरी, एक ही पैमाना आपको फॉलो करना है। आगे इसमें दिया गया है कि पंचायतों के सभी स्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से भरे जाएंगे। बताया है, डायरेक्ट इलेक्शन होगा जनता के द्वारा, ग्राम सभा के लोगों के द्वारा। अगला, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार तथा मध्यवर्ती एवं जिला पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा।
तो यहाँ ये बता रहा है कि जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है वो डायरेक्ट चुना जाता है ग्राम सभा द्वारा, लेकिन जो मध्यवर्ती स्तर या क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतें बनती हैं उनके जो सदस्य आते हैं वो अपने अध्यक्ष का चुनाव अपने लोगों, जो लोग चुनकर आए हैं उनमें से ही किसी एक को अध्यक्ष वो चुनते हैं। याद कीजिए जैसे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में भी होता है, जो लोकसभा में लोग चुनकर आ जाते हैं वो अपने बीच से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगला इसमें आगे दिया है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों का मध्यवर्ती व जिला पंचायतों में पदेन सदस्य के रूप में राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा नियत किया जाएगा। जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य हैं, राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा उन्हें उन लोगों को, सांसद या विधायकों को क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत में पदेन सदस्य के रूप में स्थापित कर सकते हैं। उन्हें पदेन सदस्य बना सकते हैं वो, लेकिन बनाएंगे कहाँ? क्षेत्र स्तर पर या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत में, ग्राम पंचायत पर नहीं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार, ये रिपीट हुआ है पॉइंट, किया जाएगा। पंचायतों में आरक्षण, अनुच्छेद 243D के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। इसमें से 1/3 भाग इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। जितनी राज्य में SC ST की जनसंख्या है, जिस अनुपात में, उस अनुपात में इनके स्थान सुरक्षित रहेंगे, आरक्षित रहेंगे पंचायतों में, और उनमें से 1/3 जो स्थान होंगे वो SC ST महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। आगे क्या है, साथ ही पंचायत के कुल स्थानों का 1/3 स्थान स्त्रियों, सभी वर्गों के लिए आरक्षित होगा, जिसमें SC ST की स्त्रियों के लिए भी आरक्षित स्थान सम्मिलित होंगे। कुल मिलाकर जो याद रखना है आपको, वह ये याद रखना है कि पंचायतों में महिलाओं को कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं, तो वो है 1/3 स्थान। ठीक है। पंचायतों में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम में आवंटित है, मतलब कभी किसी क्षेत्र में SC सीट घोषित कर दी, आपने देखा होगा कि आपकी सीट है, जनरल थी, कुछ टाइम बाद SC या ST घोषित कर दिया गया, फिर आपकी को जनरल कर दिया गया, कहीं और की SC ST को सीट को SC ST में घोषित कर दिया गया, या कहीं महिला सीट घोषित कर दी जाती है पंचायत चुनावों में। देखा होगा बहुत सी महिला उम्मीदवार सरपंच बनती हैं अब। तो चक्रानुक्रम का अर्थ क्या है? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर ये बदलाव हो सकते हैं। यह निर्धारित नहीं है कि अगर एक सीट SC घोषित हो गई है तो वो हमेशा SC ही रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट, आरक्षण की यह व्यवस्था पंचायत अध्यक्षों के पदों के लिए भी समान रूप से लागू होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा, इसमें आगे कह रहा है कि नोट डाला हुआ है, 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में लागू ना हो। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां नहीं होती। नेक्स्ट, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पंचायत में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, किंतु राज्य विधानमंडल अन्य पिछड़े वर्गों को किसी स्तर पर पंचायतों में अथवा अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण दे सकता है, उत्तर प्रदेश के समान। OBC के लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अभी सन 2000 में उत्तर प्रदेश ने अपनी पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की है। तो ये किसके हाथ में है? ये हाथ में है राज्य विधानमंडल के। इसमें एक चीज़ और यही याद रखिएगा, आपको बता दे रहे हैं, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां वह लोग चुनाव नहीं लड़ सकते जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। हर इस राज्य की अपनी अपनी अलग अलग नियमावली है इस मामले में, क्योंकि राज्य विधानमंडलों को ही सारे अधिकार हैं पंचायतों के विषय में। तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां
यदि किसी के 2 से अधिक बच्चे हैं तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अब बात करते हैं पंचायतों के कार्यकाल की। पंचायतों का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। पंचायत अब जैसे 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं उसके बाद अगला चुनाव होगा, नहीं। पंचायत के लिए निर्वाचन उसके कार्यकाल के समाप्त होने से पहले ही करा लिए जाते हैं। और यदि किसी पंचायत को राज्य विधानसभा मंडल द्वारा भंग किया जाता है तो 6 माह की अवधि में ही दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। ये मिसप्रिंट है, पूर्व नहीं है। 6 माह की अवधि में ही के अंदर 6 माह की अवधि, हाँ सही है, 6 माह की अवधि के पूर्व ही चुनाव कराने होंगे आपको। पंचायत आपने भंग कर दी तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको पंचायत का चुनाव कराना है। किंतु यदि भंग हुई पंचायत का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम रह गया है तो ऐसा चुनाव कराया जाना आवश्यक नहीं होगा। पंचायत भंग हुई अपने कार्यकाल से 3 महीने पहले ही, तो ऐसी स्थिति में पंचायत चुनाव आवश्यक नहीं होगा। और जो नई पंचायत अगर 6 माह से, मान लीजिए 1 साल बचा है किसी पंचायत के कार्यकाल में और वो पंचायत भंग कर दी गई, तो जो नई गठित पंचायत आएगी चुनाव होकर वो बचे हुए 1 साल के लिए ही गठित होगी, ना कि 5 साल के लिए। तो अगर आगे कह रहा है इसमें पुनर्गठित पंचायत का कार्यकाल शेष अवधि तक ही रहेगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है या समझ में नहीं आता तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उन्हें क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ये ऐसा पोर्शन है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं या आएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस क्या है, जब तक आपने पूरा नहीं पढ़ा है तब तक क्वेश्चन की भाषा आपको वहाँ कंफ्यूज करेगी। और इसी समस्या के समाधान के लिए हमने स्थानीय सुशासन पर कुछ वीडियो क्वेश्चन फॉर्मेट में डाले हुए हैं। इन पोर्शंस को पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन वीडियोस को आप देखें, उन क्वेश्चंस को बार बार हल करें, आपके काफ़ी क्वेश्चंस गलत होने से बच जाएंगे। क्योंकि पंचायत एक ऐसा पोर्शन है जो अब आप पढ़ने जाते हैं तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स वहाँ क्रिएट होते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने वीडियोस पिछले नहीं देखे हैं वो देखिए। आगे भी आपको काफ़ी जल्दी डेस्क्रिप्टिव क्लासेस मिलना शुरू होंगी। और जैसा हमने आज से हिंदी मीडियम में के स्टूडेंट्स के लिए करंट अफेयर्स की भी सीरीज़ शुरू की है, जिसमें शॉर्ट वीडियोस हैं जिनके माध्यम से करंट अफेयर्स आप तक पहुंचाया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी पोर्शन आपका छूटे नहीं, कोई भी टॉपिक, कोई भी स्टेटमेंट आपका मिस ना हो जो एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए। काफ़ी जगह 1 घंटे में आप जनरल स्टडी पढ़ सकते हैं काफ़ी वीडियोस के माध्यम से, काफ़ी जगह 2 घंटे में पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें हमें डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो कुछ छूट जाए। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी कल से रश्मि मैम के द्वारा वीडियो प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जो लोग अंग्रेजी माध्यम में देखना चाहते हैं वो उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। बाकी हमारा प्रयास यही है कि जितना भी एग्ज़ाम्स का जो भी सिलेबस होता है वो सभी आपको अंग्रेज़ी माध्यम में भी उपलब्ध हो, ताकि हमारे इंग्लिश मीडियम के सब्सक्राइबर्स जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए लोग हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर किया है पंचायतों के कार्यकाल तक। आगे चलते हैं सदस्यता के लिए अयोग्यता। यदि वह किसी प्रवृत्त विधि के अधीन संबंधित राज्य विधान मंडल के लिए निर्वाचित होने के अयोग्य हो। जो राज्य विधान मंडल का व्यक्ति में के लिए जो चुनाव होते हैं उसके सदस्यों की जो अयोग्यताएं होती हैं, यदि कोई राज्य विधान मंडल के लिए निर्वाचित होने के अयोग्य है तो वह पंचायत चुनाव के लिए भी अयोग्य होगा। दोनों सेम है। लेकिन कोई व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। क्योंकि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए या राज्य विधानसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज होती है 25 वर्ष, लेकिन पंचायतों के लिए मिनिमम एज क्या है, 21 वर्ष। यदि वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अयोग्य है, यदि राज्य, जैसे 2 बच्चे वाला भी हमने आपको बताया कि राज्य विधानमंडल ने कोई विधि बनाई है
जो उस क्राइटेरिया को कैंडिडेट पूरा नहीं करता, तो उस स्थिति में तो वह व्यक्ति भी अयोग्य होगा, जिसे विधि के अधीन राज्य विधानमंडल ने अयोग्य घोषित किया है। नेक्स्ट, यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य उक्त प्रकार की किसी निरर्ता से ग्रसित है या नहीं, तो ऐसे प्रश्न का अधिक विनिश्चय कि वह सत्य में निरर्ता से ग्रसित हो गया है या नहीं, ऐसे प्रश्न का निश्चय करने के लिए निर्देशित किया जाएगा किसी ऐसे प्राधिकारी को। कहने का अर्थ है कि राज्य विधानमंडल विधि बनाकर किसी प्राधिकारी का निर्धारण करेगी कि कौन सा प्राधिकारी या कौन सा व्यक्ति ऐसे मामलों में निरर्ता से संबंधित प्रश्न पर विनिश्चय करेगा। वह निर्धारण करेगा कि यह व्यक्ति ग्रसित है निरर्ता से या ग्रसित नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को राज्य विधानमंडल विधि द्वारा बनाकर निर्धारित करेंगे कि किस व्यक्ति के पास यह अधिकार है या कौन व्यक्ति यह घोषित करेगा। पंचायतों की शक्तियां तथा प्राधिकार। राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वे पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार दें जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए समर्थ बनाने में आवश्यक हो। राज्य विधानमंडल पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार देगा जो कि उन संस्थाओं को स्वायत्त शासन या आवश्यक रूप से जो कार्य वो करना चाहती हैं बिना किसी रुकावट की, उस कार्य को वो आसानी से कर सकें। यह शक्तियां कौन कौन सी हैं? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों को कार्यान्वित करना, 11वीं सूची में सूचीबद्ध विषय। इन मामलों में शक्तियां किसे दी जाएंगी? ग्राम पंचायत को राज्य विधानमंडल के द्वारा, ताकि वो अपने कार्य को आसानी पूर्वक सुचारू रूप से चला सकें। यहाँ याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है कि अनुसूची 11 में कुल कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय, जिसके संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य वित्त आयोग के बारे में। ये क्या होता है दोस्तों? पहले तो ये समझिए, जैसे केंद्र में केंद्रीय वित्त आयोग होता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। राष्ट्रपति को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत कर देता है कि जो कर या जो आय केंद्र सरकार को प्राप्त हो रही है, उन आयों का वितरण राज्य सरकारों के साथ वो किस प्रकार से करें, कितना अपने पास रखें, कितना अनुदान के रूप में या किसी अन्य रूप में राज्य सरकारों को दें। तो ये संस्तुति कौन करता है केंद्र में? केंद्रीय वित्त आयोग। उसी प्रकार से राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या है? वह राज्य सरकार को यह सुझाव देता है, राज्यपाल को, कि किस प्रकार से पंचायतों और नगर पालिकाओं को राज्य की आय का कितना भाग हस्तांतरित किया जाना चाहिए। तो यहाँ दिया है आपको, अनुच्छेद 243I के तहत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा। यह आयोग उन सिद्धांतों के बारे में परामर्श देता है जिनको ध्यान में रखकर राज्य और पंचायतों के बीच आर्थिक संसाधनों का वितरण किया जा सके। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा वित्त आयोग की संरचना, सदस्यों की योग्यताएं और उनके चयन की रीति वहित करेगा। ठीक है, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा? राज्यपाल। उसकी संरचना, सदस्यों की योग्यता और चयन की रीति कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। राज्यपाल आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश और उसके बारे में की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण ज्ञापन राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है। होता क्या है, राज्य वित्त आयोग ने क्या सिफारिश की और सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की, इसका एक विवरण पत्र तैयार कर राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करवाते हैं कौन? राज्यपाल। आगे राज्य निर्वाचन आयोग। अब राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है? अनुच्छेद 200, जैसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद इनके चुनाव कराता है, ऐसा ही राज्य वित्त आयोग पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव कराता है। तो अनुच्छेद 243 के तहत राज्यपाल एक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करते हैं जो कि पंचायत के चुनावों के लिए उत्तरदायी है। राज्य निर्वाचन आयोग की
सेवा शर्तें और पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती हैं तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये नॉन प्रॉफिटेबल है, अलाभकारी। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा। तो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। सेवा शर्तों को निर्धारित कौन करेगा? राज्यपाल। और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में कोई भी ऐसा नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राज्य निर्वाचन आयोग को उसी प्रकार से उसके पद से हटाया जा सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए विहित है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे हटा सकते हैं, वैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग को उसी प्रकार हटाया जाएगा, आयुक्त को। नेक्स्ट, नगरीय निकायों का चुनाव भी राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। याद रखिएगा, जो नगर पालिका नगर निगम के चुनाव होते हैं वो कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किसका है? राज्य विधानमंडल का। और याद रखिए, महत्वपूर्ण है कि पंचायत चुनाव का निर्णय भी कौन लेगी? राज्य सरकार के कब कराया जाना है। अब ये दिया हुआ है एक छोटा सा पोर्शन आपको, भाग 9 का लागू ना होना, मतलब पंचायतों संबंधी जो हैं मामले या पंचायतों की व्यवस्था जो है हमारे देश में, उसका ना लागू होना। अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित 244 के खंड 2 में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्र में, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त इसी विधि के अधीन जिला परिषद विद्यमान है, या पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है। ये जो क्षेत्र आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन क्षेत्रों में पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं होगा। तो इसे भी थोड़ा ध्यान रखिए, नज़र डाल के रखिए, कहीं आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप गलत ना कर दें उसे, इसलिए यहाँ डाला गया है। तो पंचायतों पर हमारा जो डिस्क्रिप्शन था वो आज आपके लिए समाप्त होता है दोस्तों। अगले वीडियो में हम नगर पालिकाओं के विषय में चर्चा करेंगे कि उनकी संरचना, उनके कार्यों के विषय में। तो जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें जो जानना चाहते हैं। कोई और क्लास आपका अगर कोई एग्ज़ाम है, डिस्क्रिप्टिव आप पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।